Hello friends, this is Dr. Richa Dubey and I welcome you all in my class E-Science कक्षा। So friends, आज हम चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में पार्ट 3 ले रहे हैं जिसका टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो फ्रेंड्स, हमने अपने पार्ट 1 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिटेल्ड स्टडी की थी। पार्ट 2 में हमने बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा था कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, लाभदायक हैं। और आज हम पार्ट 3 में ले रहे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एट होम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। जो टॉपिक हम अपने वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड प्रिजर्वेशन, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नाइट्रोजन साइकिल। सो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि सूक्ष्म जीव हैं, वो एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स सब में कोई ना कोई डिजीज़ करते हैं, कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करते हैं। और इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस तरीके के डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। साथ ही सिर्फ ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब बुरी तरह इफ़ेक्ट डालते हैं, मतलब कि उसके लिए भी वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हार्मफुल हैं। जैसे कि लेदर है, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर हो तो भी उसमें फंगस ग्रो कर जाता है। फूड हैं और हमारे अदर ईटेबल आइटम्स हैं, खाने योग्य वस्तुएं हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं जो कि खाने को ख़राब कर देते हैं और हमें बैड स्मेल, फाउल स्मेल देखने को मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वायरसेस किस तरीके से ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज़ कॉज करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से डिजीज़ेस वायरस के थ्रू होते हैं। ये है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, पोलियो, मिज़ल्स, एड्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी। तो इन्फ्लुएंज़ा जो है उससे क्या होता है कि लंग्स में, नोज़ में, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है। पोलियो में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो है लॉस ऑफ मसल वीकनेस, फटीग यानी कि थकान, फीवर, हेडेक। मिज़ल्स में मसल पेन होता है, फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख का कम लगना, रनिंग नोज़, स्किन रैशेज़, हेडेक, डायरिया और ड्राई कफ। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो उसमें सीवियर लीवर इन्फेक्शन होता है। और चिकन पॉक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं जिसमें ब्लिस्टर्स होते हैं, हमारे शरीर में दाने निकल आते हैं शरीर में। जो इंडिविजुअल होता है उसको फटीग, थकान महसूस होती है, फीवर हो जाता है, रेड स्पॉट्स, हेडेक, सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश होना, इचिंग, खुजली होना, इस तरीके के सिम्टम्स ऐसे इंडिविजुअल में देखे जा सकते हैं। अब हम आते हैं प्लांट्स में कौन कौन से वायरल डिजीज़ होते हैं। तो ये है टोबैको मोज़ैक, मेज डॉफ मोज़ैक, येलो वीन मोज़ैक ऑफ लेडीज़ फिंगर। और भी बहुत से तरीके के डिजीज़ होते हैं लेकिन ये मेन डिजीज़ेज़ हैं। मतलब कि जो हमारा मेज है या लेडीज़ फिंगर है, भिंडी है, उसमें भी तरह तरह के, मक्का है तो उसमें भी यह वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं। अब हमारे आते हैं एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। वो है फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल, पिग्स एंड अदर क्लोवन फुटेड एनिमल्स। मतलब कि जो हमारे शीप हैं, गोट हैं, काव हैं, बफेलो हैं, उसमें फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है। साथ ही कैनाइन हेपेटाइटिस इन डॉग्स एंड कैट्स, ये डिजीज़ भी हमारे डॉग्स और कैट्स में पाया जाता है। तो जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है उसमें फुट और माउथ में ब्लिस्टर्स मतलब कि दाने निकल आते हैं जानवरों के और उससे उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये वायरल डिजीज़ेज़ हैं। अब हम आते हैं कि बैक्टीरिया के थ्रू ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं। तो बैक्टीरिया से जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज होता है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं। और इसमें जो लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, वो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हो जाते हैं। साथ ही जो कॉलरा है, कॉलरा में डायरिया होता है और डिहाइड्रेशन होता है। जो टाइफाइड है उसमें फ़ीवर होता है जो कि कंटेमिनेशन ऑफ फूड और वाटर की वजह से पाया जाता है। जो डिसेंट्री है उसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन मतलब कि आंतों में सूजन हो जाती है। तो ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू ह्यूमन बींग्स में होते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में होता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीयर
पियर मतलब नाशपाती, क्राउन गाल डिजीज़, बैक्टीरियल रिंग स्पॉट ऑफ पोटैटो, साइट्रस कैंकर। तो ये सारे जो डिजीज़ हैं ये सब बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे एनिमल्स में कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं। तो वो है ब्रूसेलोसिस डिजीज़ इन कैटल, सैल्मोनेलियोसिस इन चिकन एंड हॉर्स। साथ ही एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो सोरिंग ऑफ मिल्क है मतलब दूध का खट्टा होना, या जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स या ईटेबल आइटम्स का ख़राब हो जाना, सड़ जाना, उसमें बैड स्मेल आने लगना, उसके लिए बैक्टीरिया इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग्स। सो इसमें बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है इन चीज़ों को अफेक्ट करने में। और हमारे दो बैक्टीरिया हैं जैसे है स्टेफिलोकोकस और क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये जो बैक्टीरिया हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि फूड में ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ये बैक्टीरिया जिससे कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है, सीवियर इलनेस हो जाती है और इवन डेथ भी हो सकती है। हमने अभी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, आइए अब हम लेते हैं फंजाई। फंजाई से कौन कौन से डिजीज़ेस कॉज होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में होते हैं रिंग वॉर्म डिजीज़, एथलीट्स फूट, स्केबीज एट्सेट्रा। तो रिंग वॉर्म डिजीज़ मेनली स्किन इन्फेक्शन है, इसमें स्किन में निशान पड़ जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं। एथलीट्स फूट में जैसे हम कहते हैं पैरों का दाग, जिसमें स्किन रैशेज़ हो जाती हैं, फिंगर्स के बीच में स्किन जो है बहुत उसमें इचिंग होती है। और स्केबीज़ तो एक खुजली है, नॉर्मल इचिंग प्रॉब्लम है। तो प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में फंजाई से होता है डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। और एनिमल्स में होते हैं ब्लास्टोमाइकोसिस, कॉकिडियोमाइकोसिस एंड क्रिप्टोकोकोसिस। तो ये सब डिजीज़ेज़ हैं ये फंजाई से हमारे एनिमल्स में होते हैं। और जो हमारा फूड मॉडरेट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में ख़राब हो जाता है, स्पॉयल हो जाता है, वो भी फंजाई के ही कारण होता है। जैसे मॉडरेट टेम्परेचर मतलब कि ना आपका ज़्यादा टेम्परेचर हो ना कम टेम्परेचर हो, मॉडरेट हो। या ह्यूमिडिटी मतलब जिसको हम नमी बोलते हैं, तो ये ह्यूमिडिटी भी मॉडरेट हो, मॉडरेट लेवल की हो, तो हमारा जब फूड स्पॉयल होता है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई। और साथ ही जब बहुत हाई ह्यूमिडिटी होती है मतलब बहुत हाई मॉइस्चर हो, हाई नमी हो, नमी की परसेंटेज ज़्यादा होती है, मॉइस्चर की परसेंटेज ज़्यादा होती है, तब भी हमारा लेदर आइटम्स जो होते हैं, चमड़ा, वो ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ फंजाई ओनली। नाउ वी आर कमिंग टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज़ ऑल्सो एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इससे हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ ये ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में कॉज करते हैं। तो हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में एमीबिक डिसेंट्री कॉज करते हैं जो कि एंटाएमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ के कारण होता है। और फिर है स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, लिशमैनियासिस एंड वेजिनाइटिस। तो ये सारी जो डिजीज़ हैं ये ह्यूमन बींग्स में प्रोटोजोआ के थ्रू कॉज होती हैं। अब हम आते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स में है ट्राइकोमोनियासिस इन बर्ड लीवर, कॉकिडियोसिस इन रैबिट एंड किडनी कॉकिडियोसिस इन गीज़। गीज़ इज़ अ टाइप ऑफ अ बर्ड। तो ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये प्रोटोजोआ के थ्रू एनिमल्स में पाए जाते हैं। सी हेयर आई हैव शोन सम फिगर्स टू यू। मैंने आपको कुछ फिगर्स दिए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरीके से प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपने अपने नॉर्मल लाइफ में भी आप देखते होंगे कि पत्तों में इस तरीके से निशान पाए जाते हैं या पत्ते ख़राब आपको दिखते हैं, तो वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिजीज़ के थ्रू होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, पहला फिगर है जिसमें एल्गल लीफ स्पॉट ऑफ प्लांट्स है, आप इसके इस लीफ में देख सकते हैं, ये एल्गी के थ्रू हुआ है। ये है कैंकर डिजीज़ जो बैक्टीरिया के थ्रू हुआ है, नींबू है, उसको आप देख सकते हैं कि ये उसने ख़राब कर दिया है। फंगल डिजीज़ आप देख सकते हैं, कॉर्न है, कॉर्न में किस तरीके से फंगल डिजीज़ ने कॉर्न को ख़राब किया हुआ है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं रिंग वॉर्म डिजीज़ जो ह्यूमन बींग्स में होती हैं, जो स्किन को ख़राब कर देती हैं। आप इसमें रेड स्पॉट्स देख सकते हैं जो कि फंजाई की वजह से हुआ है। टोबैको मोज़ाइक वायरस इन प्लांट्स, आप इसमें टोबैको लीफ में देख सकते हैं कि वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस ने प्लांट्स को या लीफ को किस तरीके से ख़राब कर दिया है। और वायरस के थ्रू जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ेस पाई जाती हैं वो है पोलियो, चिकन पॉक्स। वो फिगर के थ्रू आई हैव शोन यू एंड यू कैन सी इट।
आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ क्या होती हैं? तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ वो डिजीज़ेज़ होती हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं? थ्रू एयर, वाटर, फूड और एनी फिज़िकल कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके के डिजीज़ेज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉमन कोल्ड। जब हम स्नीज़ करते हैं मतलब छींकते हैं तो हमारे आसपास का जो व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, पर्सन है, वह इन्फेक्टेड हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कि एयर के थ्रू जब हमने स्नीज़ किया, छींका, तो एयर के थ्रू जो है हमें इन्फेक्शन हो जाता है। साथ ही जो इंसेक्ट्स हैं और एनिमल्स हैं वो भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफ़र करते हैं हेल्दी पर्सन में। जैसे कि फ्लाइज़ हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, डॉग हैं, कैट्स हैं। तो ये लोग भी कैरियर के तरीके से वर्क करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ले जाने में ये एज अ कैरियर एक्ट करते हैं। जैसे है एनोफिलस मॉस्किटो, ये मलेरिया का कैरियर है, इससे मलेरिया होता है। एडीज़ मॉस्किटो, ये जो है डेंगू का कैरियर है, इसकी वजह से डेंगू होता है। तो हम देख सकते हैं कि एयर वाटर के थ्रू तो हो ही रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, साथ ही इंसेक्ट्स और एनिमल्स के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। अब हम आते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो हम देखते हैं कि जो हमारा फूड होता है वो नॉर्मली माइक्रोब्स की हेल्प से, या हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से स्पॉयल हो जाता है। तो हम लोग उसको ज़्यादा देर, क्योंकि उसे पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिलता, तो हम उसको प्रिजर्व करने की हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि हमें फूड को लॉन्गर टाइम के लिए फ्रेश रखना है तो हमें उसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। जो हमारा फूड ख़राब हो जाता है उसमें बैड स्मेल आने लगती है। तो वो किन कारणों से आती है? पहला तो ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी कि प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं, इस वजह से उसमें बैड स्मेल आने लगती है। दूसरा, स्पॉइल्ड फूड में एसिड प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, इस वजह से बैड स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी बहुत बुरा हो जाता है। साथ ही जो टेक्सचर है फूड का, मतलब उसका कलर चेंज हो जाना, उसका जिस तरीके का वो होता है उससे थोड़ा अलग हट के दिखता है फूड, तो वो गैसियस प्रोडक्ट्स के थ्रू हो जाता है। गैसियस प्रोडक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द टेक्सचर ऑफ फूड। नाउ वी आर कमिंग टू वेरियस मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अब हम देखते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं। पहला है रेफ्रिजरेशन, ये सबसे कॉमन मेथड है। हम रेफ्रिजरेटर्स यानी कि फ्रिज का यूज़ करते हैं। जैसे हमने फूड को कुक कर दिया और उसको हमको रखना है फ्रेश और लॉन्गर टाइम के लिए, तो हम फ्रिज का यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं और अपने कुक्ड फूड को प्रिजर्व करते हैं। कॉमन सॉल्ट भी एक मेथड है। जैसे हमको अपने मीट, फिश, आंवला और कच्चे आम या फिर इमली को प्रिजर्व करना है तो हम कॉमन सॉल्ट, मतलब कि जो हमारा खाने वाला नमक होता है, सफ़ेद कलर नमक, उसको हम यूज़ करते हैं जिससे कि ये फ्रेश बना रहे। नेक्स्ट आते हैं शुगर्स। तो शुगर्स भी एक प्रिजर्विंग एजेंट है, ये भी प्रिजर्वेशन करने में हेल्प करता है। जैसे कि जैम्स हैं, जेलीज़ हैं और स्क्वैशेस हैं। जैसे आपके फ्रूट ड्रिंक्स आते हैं जो आपको कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं और आप उसमें पानी डाल के उसको डाइल्यूट बनाते हैं और यूज़ करते हैं एज अ ड्रिंक। तो इन सब चीज़ों में शुगर को यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उन चीज़ों का जो मॉइस्चर का कंटेंट है, जो नमी है उन चीज़ों में, उसको वो शुगर रिड्यूस करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी प्रिवेंट करता है, रोकता है, जिससे कि फूड ख़राब होने से बच जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑयल एंड विनेगर, मतलब तेल और सिरके का भी यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन में। जैसे कि हमारा अचार है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट, फिश, मीट हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ऑयल का यूज़ कर लेते हैं। मेनली सरसों का ऑयल हम यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, और हम विनेगर मतलब कि सिरका का भी यूज़ करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया उसके यूज़ से ग्रो नहीं कर पाता, उसमें ज़िंदा नहीं रह पाता और हमारा जो फूड है वो बहुत ही सुटेबल तरीके से, सुटेबल इन्वायरमेंट उसे मिल जाता है और वो फ्रेश रहता है। फिर आता है
बॉयलिंग भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे कि हम अपने स्पेशली लिक्विड आइटम्स को बचा सकते हैं। जैसे कि जो है बॉयलिंग से जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। जैसे कि मिल्क है, अगर हम उसको एक सर्टेन पीरियड्स पे बॉयल करें तो वो फटने से बच जाएगा, वो स्पॉयल नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। और अगर हमारा वाटर जो है, हमारे पास जो पानी है वो थोड़ा कंटेमिनेटेड है या ख़राब है, अगर हम उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल करें और फिर उसको ठंडा करके पिएँ तो वो पीने के सुटेबल हो जाता है, उसको हम पी सकते हैं। वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर अब हमारा आता है पास्चराइजेशन मेथड। तो ये वो मेथड है जिसमें जो मिल्क है उसको हम प्रिजर्व करते हैं और उसको हम 70 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं उस मिल्क को, और 15 to 30 सेकेंड्स तक उसको हम चिल करते हैं, ठंडा करते हैं और उसके बाद स्टोर कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम पास्चराइजेशन मेथड बोलते हैं, और सबसे पहले इसको लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था। तो ये जो प्रोसेस है इससे क्या हेल्प मिलती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम कह सकते हैं जो माइक्रोब्स हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है उससे रोकथाम होती है, मतलब उनकी ग्रोथ रुक जाती है और हमारा मिल्क ख़राब होने से बच जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल मेथड। तो कुछ ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक करते हैं और हम उनको केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं, और वो साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करते हैं और हमारे फूड आइटम्स को ख़राब होने से बचाते हैं। जैसे कि है अचार, स्क्वैशेस, आपका टोमेटो सॉस, केचप्स हैं, जैम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के हेल्प से जो है यूज़ करते हैं हम, और उससे वो बच जाते हैं ख़राब होने से, स्पॉयल होने से। और मेन इसका जो बेस्ट एग्जांपल है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का है वो है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इनका बहुत कॉमनली यूज़ होता है फूड को स्पॉयल होने से बचाने के लिए। अब हम आते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम बॉयल नहीं कर सकते या जिनको हम रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते, तो उसको हम पैकिंग मेथड के थ्रू भी स्पॉयल होने से बचा सकते हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, कुछ स्पेशल वेजिटेबल्स हैं, जैम्स हैं, फिशेस हैं, और कुक्ड और स्टेरलाइज फूड हैं, उनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर देते हैं, और जिससे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती और हमारा फूड स्पॉयल होने से बच जाता है। अब हम पढ़ते हैं, एक टेक्नोलॉजी है एसेप्टिक पैकिंग टेक्नोलॉजी। अगर हमें अपने खाने को लॉन्गर टाइम तक रखना है विदाउट द यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर और फ्रिज, अगर हम फ्रिज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हमें अपने फूड को लॉन्गर टाइम तक रखना है, तो हम इस पैकिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स हैं इसके, योगर्ट है, मिल्क है, फ्रूट जूसेस हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एसेप्टिक पैकिंग टेक्नोलॉजी से जो है इनको इसमें यूज़ किया जाता है और स्पॉयल होने से बचा लिया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इसमें आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट का रोल प्ले करता है। ये प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, इन सब जगहों पर प्रेजेंट होता है किसी न किसी रूप में। और नाइट्रोजन साइकिल की ही वजह से जो हमारा नाइट्रोजन का अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। तो आइए अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली। इट इज़ अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होता रहता है हमारे बायोस्फीयर में। तो ये जो है नाइट्रोजन साइकिल है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल को हमें समझना ज़रूरी है कि बायोजियोकेमिकल बेसिकली है क्या। तो ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें केमिकल और सिंपल सब्सटेंस ट्रांसफ़र होते रहते हैं लिविंग सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में। तो ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब सम स्टेप्स आर गिवन हेयर। कुछ स्टेप्स हैं नाइट्रोजन साइकिल के जो हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो
फ्री नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा आसानी से यूटिलाइज नहीं की जा सकती। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाती हैं यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है 3 तरीके से होता है। तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला है राइजोबियम, राइजोबियम के थ्रू होता है। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। लेग्यूमिनस प्लांट लाइक जैसे चना है, राजमा है, मटर है, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। तो इनके रूट नोड्यूल्स में ये राइजोबियम प्रेजेंट होता है और ये प्लांट से न्यूट्रिशन लेता रहता है ये बैक्टीरिया, और जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ये इसका रोल होता है, और कन्वर्ट करके जो है ये प्लांट्स को फिर प्रोवाइड कर देता है। तो ये राइजोबियम ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फिर आता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हमारे नॉस्टॉक और एनाबीना जो हमारी एल्गी हैं, ये क्या करती हैं कि ये भी फ्री नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जो कि प्लांट्स के द्वारा फिर यूज़ कर लिया जाता है। प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए फिर प्लांट उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारा आता है लाइटनिंग। तो जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो क्या होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और इस हाई टेम्परेचर में जो नाइट्रोजन गैस होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, और हम उसको कह सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। फिर उसके बाद वो रेन वाटर के थ्रू आता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में और सॉइल में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो एल्कली से रिएक्ट करता है। जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है जो सॉइल में आता है वो एल्कली से रिएक्ट करके नाइट्रेट्स बनाता है, और ये जो नाइट्रेट्स हैं ये क्या हेल्प करते हैं, ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छी करते हैं, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं। अब हम आते हैं, हमने फर्स्ट स्टेप नाइट्रोजन साइकिल का पढ़ा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम आते हैं सेकंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट्स बाय प्लांट्स। तो जो हमारे नाइट्रेट्स हैं वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और फिर उसके बाद वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो ये थ्योरेटिकल फॉर्म में बहुत ईजी है, क्योंकि जो इसकी हेडिंग है उसी में इसका सारा आंसर लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होती हैं। फिर हमारा तीसरा प्रोसेस आता है कन्वर्जन ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। तो जो प्लांट प्रोटीन्स होते हैं वो फिर एनिमल प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं और जो कि एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अमोनिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो मरे और सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, और किसकी हेल्प से, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से। तो इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो अमोनिया होता है वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और किसकी हेल्प से, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से। और फिर ये जो नाइट्रेट्स होते हैं जो कन्वर्ट होके बनते हैं नाइट्रेट्स, वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और फिर हमारा लास्ट स्टेप आता है डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रेट्स होते हैं वो अगेन फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और किसकी हेल्प से, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से। और कौन से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि उसकी स्पीशीज़ है सूडोमोनास, एल्कैली जीन्स एंड बैसिलस। ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रेट्स को अगेन फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने देखा कि शुरुआत से नाइट्रोजन साइकिल में फ्री नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और उसको प्लांट्स, एनिमल्स और एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू वो आ रहा है, अलग अलग तरीके से वो यूज़ किया जा रहा है, और अगेन फिर वो उसी स्टेप में आ गया, वो साइकिल अगेन रिपीट हो गई कि जो नाइट्रेट्स है वो अगेन फ्री नाइट्रोजन में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हेल्प से वापस कन्वर्ट हो गया।
यहाँ देखिए मैंने आपके लिए एक नाइट्रोजन साइकिल ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आई हैव शोन। सो एवरीथिंग इज़ रिटन हेयर। जो वहाँ हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ा वो यहाँ सब ब्लॉक्स के थ्रू लिखी हुई है। एरो शो किए हुए हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और किस तरीके से प्लांट प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स के फॉर्म में और लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू, और किस तरीके से वो जाके सॉइल में अगेन मिल जाता है, और किस तरीके से वो अगेन फ्री नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से शुरू होके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होके अगेन वो फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में आ जाता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है। आप इसको एग्ज़ाम में भी थ्योरी के साथ साथ इस ब्लॉक डायग्राम को भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, तो आप इसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब पे बगल में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसको क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस मेरे फ्यूचर में वीडियोस के आएंगे वो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। सो प्लीज़, और जो भी आपके सजेशंस हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। आई वेलकम ऑल द सजेशंस, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।